वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। तो स्टूडेंट, लास्ट क्लास के अंदर हमने आरएमएस करंट को स्टडी किया था और हमने ये पता किया कि जो आरएमएस करंट होता है वो IRMS इज इक्वल्स टू दैट इज I0 बाई √2 के बराबर होता है। और इस आरएमएस करंट को हम वर्चुअल करंट भी कहते हैं और इसको हम इफेक्टिव करंट भी बोलते हैं। ये ऑलरेडी हम प्रीवियस क्लास में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इसको हम फटाफट से यहां पर नोट डाउन कर देते हैं। तो ये ऑलरेडी हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं। जस्ट फॉर अ रिमाइंडर कि ये सारी चीजें आपको इसलिए पता होनी चाहिए क्योंकि आने वाली जो क्लासेस होंगी उसमें ये आपसे काफी ज्यादा यूज होगा या आपकी डेरिवेशन के अंदर काफी ज्यादा यूज होगा। और इसका अगर हम फिजिकल सिग्निफिकेंस देखें तो जितना भी करंट हमारे घर में आ रहा है, जो अल्टीमेटली हमारा फैन, ट्यूबलाइट्स, चाहे वो आपके बल्ब हो, चाहे वो आपका हीटर हो, ये जितने भी आपके अप्लायंसेस हैं, ये सभी करंट जो ले रहे हैं वो सब करंट कौन सा करंट ले रहे हैं? दैट इज वर्चुअल करंट और यू कैन से आरएमएस करंट को ही कंज्यूम करते हैं। तो दैट्स व्हाई आरएमएस करंट इज नोन एज इफेक्टिव करंट, जो अल्टीमेटली कंज्यूम हो रहा है। So that current is known as effective current। देखिए, इंस्टेंटेनियस करंट भी कंज्यूम नहीं हो रहा है, एवरेज करंट कंज्यूम नहीं हो रहा है, जो करंट कंज्यूम हो रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं? इफेक्टिव करंट। ठीक है, चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे अगर हम अपनी क्लास को बढ़ाते हैं तो नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास दैट इज फेज। तो ऑलरेडी जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं इसके बारे में कि फेज होता क्या है। तो फेज की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि अब हमारे जो बैक टू बैक डेरिवेशंस हैं उन डेरिवेशंस के अंदर फेज का एक बहुत बड़ा रोल है। तो देखिए, किसी भी वेव की डायरेक्शन यानी वेव की डायरेक्शन को बताने के लिए हम फेज का यूज कर सकते हैं। सो टू आइडेंटिफाई द डायरेक्शन ऑफ द वेव वी यूजेस सो दिस इज नॉट वर्किंग, तो हम दूसरा पेन लेते हैं फटाफट से। सो डायरेक्शन आइडेंटिफाई करने के लिए हम फेज का यूज कर सकते हैं। और किसकी डायरेक्शन पता करने के लिए? बेसिकली वेव की डायरेक्शन पता करने के लिए हम फेज का यूज कर सकते हैं। ऑलरेडी आप 11th क्लास के अंदर भी इसको आप स्टडी कर चुके हैं। ये सारी चीजें मैंने आपको बता रखा है। अब अगर हम बात करें कि एक इक्वेशन में फेज मिलेगा कहां पर, तो देखिए y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t। दिस इज बेसिकली यू कैन से स्टैंडर्ड इक्वेशन। किसी भी वेव को रिप्रेजेंट करने के लिए एक साइन वेव को रिप्रेजेंट करने का तरीका कुछ इस तरीके से होता है, जिसमें y जो है वो डिस्प्लेसमेंट शो करता है, a जो है वो एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है एंड ओमेगा t जो होता है, नाउ दिस ओमेगा t इज नोन एज फेज। इसी को हम क्या बोलते हैं? फेज बोलते हैं। तो इसका मतलब साइन के साथ जो पार्ट अटैच होता है दैट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ द करंट और ईएमएफ। ठीक है, तो अगर मैं करंट की इक्वेशन लिखें तो करंट की इक्वेशन जनरली हम इस तरीके से लिखते हैं I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। तो यहां पर जो साइन ओमेगा टी हो जाएगा, तो दिस साइन ओमेगा टी इज नथिंग एल्स इज योर फेज। ये आपका फेज कहलाएगा। ठीक है, तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जो भी साइन या कोसाइन के साथ जो एंगल अटैच होता है उसी को हम उस वेव का फेज बोलेंगे, जो कि आपको डायरेक्शन बताएगा। देखिए, डायरेक्शन आप कैसे बताएंगे? या तो आप डायरेक्शन ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के हिसाब से बता सकते हैं, या आप अपवर्ड डाउनवर्ड बता सकते हैं, या फिर आप ये बता दीजिए कि उसका एंगल कितना है। इफ यू आर एबल टू आइडेंटिफाई द एंगल, सो दिस एंगल इज नथिंग एल्स इज योर फेज विच विल गिव यू द डायरेक्शन। क्योंकि एंगल भी आपका डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। 45 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, ये सब आपको यहां पर आइडेंटिफाई कौन कराएगा? फेज कराएगा। ठीक है, तो फेज इज बेसिकली द एंगल और यू कैन से इट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ अ वेव। ये वेव की डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब अगर हम कुछ केसेस की अगर हम बात करें, तो जैसे कि अगर मैं एक केस अगर यहां पे ड्रॉ करता हूं, तो लेट्स से इफ आई से I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी, और लेट्स से इफ आई राइट E इज इक्वल टू E naught, and let's say if I write
साइन ओमेगा टी। तो हम ये कह सकते हैं कि यहां पे करंट और ईएमएफ का जो फेज है वो दोनों का सेम है। और फेज इसलिए सेम है क्योंकि दोनों का फेज है कितना, अगर हम फेज की बात करें कि दोनों का फेज है कितना, दैट इज ओमेगा टी, वी कैन राइट ओमेगा टी। एंड सिमिलरली इफ आई राइट द फेज डिफरेंस, कि व्हाट इज द फेज डिफरेंस हियर, दोनों का फेज डिफरेंस क्या है, तो फेज डिफरेंस हो जाएगा दैट इज ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी, ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी दैट इज इक्वल टू 0। यानी कि डायरेक्शन में डिफरेंस 0 है, यानी कि अगर डायरेक्शन में डिफरेंस 0 है तो मैं ये भी कह सकता हूं इसका मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं क्योंकि दोनों का फेज सेम है। या ये कह सकता हूं कि करंट और वोल्टेज एक साथ मूव कर रहे हैं। अगर करंट एंड वोल्टेज एक साथ मूव कर रहे हैं तो एक साथ मूव करने का तरीका क्या है, अगर मैं यहां पर ड्रॉ करूं कि करंट एंड वोल्टेज की वेव्स को अगर मैं ड्रॉ करूं तो लेट्स से दिस विल रिप्रेजेंट E एंड I एंड लेट्स से दिस विल गिव यू द ओमेगा टी। तो मैं अगर ऐसा बोलता हूं कि लेट्स से दिस इज योर करंट, हम अगर मैं ये बोलता हूं कि ब्लैक लाइन विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द करंट, सो लेट्स से दिस इज करंट, ओके। तो अगर मैं E को मैं अगर रिप्रेजेंट करता हूं तो यहां पर आप देख सकते हैं कि E नॉट जो है उसका भी जो फेज है वो ओमेगा टी है, तो उसका भी फेज सेम है। इसका मतलब साथ साथ चलेगा। साथ साथ चलने का मतलब क्या होता है वो देखिएगा। सो दिस विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ ई, ठीक है। अब अगर आप वेव आपने देख लिया कि करंट मैंने थोड़ा सा छोटा बनाया है और वोल्टेज अगर आप देखेंगे ईएमएफ तो वो मैंने थोड़ा बड़ा बनाया हुआ है। तो क्यों बनाया हुआ है उसकी वजह ये है, इसका मतलब ये हो गया दैट ई नॉट इज ग्रेटर देन आई नॉट, यानी ई नॉट जो है वो आई नॉट के कंपेरेटिवली बाय मैग्नीट्यूड बढ़ा रहा होगा, ठीक है। और दोनों का फेज सेम इसलिए है क्योंकि आप देख सकते हैं जब दोनों जीरो पे थे तो एक साथ जीरो पर थे, जब वो बिल्कुल मैक्सिमम पर पहुंचे अपने अपने मैक्सिमम पे तो इस सेम पोजीशन पर थे। तो दोबारा से आप देख सकते हैं इस पोजीशन पर भी अगर आप देखेंगे तो अगेन दोबारा एक साथ जीरो हो जाते हैं, फिर एक साथ मैक्सिमम नेगेटिव में हो जाते हैं, फिर एक साथ दोबारा जीरो हो जाते हैं। तो ऐसा लग रहा है जैसे कि करंट एंड वोल्टेज साथ साथ चल रहे हैं। तो इसीलिए मैं यहां पर ये बोल रहा हूं कि ओमेगा टी फेज दोनों का है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, फेज डिफरेंस जीरो होगा और कुछ इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आने वाले जो हमारे टॉपिक होंगे उसमें हम इसी सब चीजों का यूज करेंगे। तो हमें बेसिकली दो चीजें हमें यहाँ पर बनाने के लिए आती है एग्जाम में। सो वन इज योर फेजर, एक तो आपको फेजर बनाना होता है और फिर फेजर की हेल्प से आपको ग्राफ भी ड्रॉ करना होता है, ठीक है। तो जो हमारे 3 बैक टू बैक डेरिवेशन है वो इन्हीं के ऊपर बेस्ड है और हमें ये फाइंड आउट करना है कि अगर सपोज मैं ये कहता हूं कि किसी सर्किट को मैं ईएमएफ ई नॉट साइन ओमेगा टी देता हूं तो उसमें करंट किस तरीके से वेरी करता है या करंट वोल्टेज के रेस्पेक्टिव किस तरीके से चलता है, इसके बारे में हमें यहां पर स्टडी करना है, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं फटाफट से। तो पहले डेरिवेशन को देखते हैं फटाफट। तो फर्स्ट डेरिवेशन हमारा दैट इज AC containing resistance only। इसको मैं दोबारा से यहां पे थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं। AC सर्किट containing resistance only, ठीक है। तो इसको यहां पर हम थोड़ा सा ऐसे ड्रॉ कर देते हैं इस तरीके से। ठीक है, एक बार अगर आपको लॉजिक समझ में आ गया तो फिर आपकी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। चलिए तो लेट्स से एक सर्किट ड्रॉ करते हैं जिसके अंदर सिर्फ
रेजिस्टेंस होगा। तो लेट्स से इफ आई ड्रॉ अ सर्किट, so let's say there is a circuit and if I say कि मैंने यहां पर एक EMF लगा दिया है, तो दिस विल रिप्रेजेंट द ऑल्टरनेटिंग सोर्स। ये साइन जो है ये ऑल्टरनेटिंग सोर्स को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब आपने कोई भी बैटरी या सेल जो भी लगाया है वो ऑल्टरनेटिंग करंट सप्लाई करेगा, ठीक है। और हमने ये माना कि यहां जो सप्लाई आ रही है वो E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी के हिसाब से इक्वेशन चलेगी, यानी ईएमएफ जो यहां से प्रोड्यूस होगा यानी कि जो जाएगा वो E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी को फॉलो करता होगा। एंड लेट्स से R इज द रेजिस्टेंस, ठीक है। तो अब हमें ये पता करना है यहां पर कि करंट यहां पर कितना फ्लो करेगा और उसकी इक्वेशन क्या है। सो लेट्स से I इज द करंट व्हिच इज फ्लोइंग हियर। तो हम मान लेते हैं कि यहां पर जो करंट फ्लो कर रहा है सो दैट इज I करंट। तो अगर मैं यहां पर लिखता हूं कि एसी सर्किट, एसी करंट, ठीक है, और यू कैन राइट द ऑल्टरनेटिंग करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट represented by, or not alternating current, alternating EMF. You can write alternating EMF because we are writing EMF, so alternating EMF will be represented by which is E is equals to E नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो ऑल्टरनेटिव ईएमएफ को हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज, तो किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अगर हम ओम्स लॉ का थोड़ा सा यूज करें तो ओम्स लॉ ये कहता है कि करंट इज इक्वल टू वोल्टेज एंड ईएमएफ ओवर रेजिस्टेंस। Then I is equals to E की जगह हम वैल्यू पुट कर देते हैं, दैट इज E नॉट साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाई, और यहां पर रहेगा मेरे पास R, और यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर मैं E नॉट ओवर R। नाउ व्हाट इज E नॉट? E नॉट इज मैक्सिमम ईएमएफ, और मैक्सिमम ईएमएफ ओवर रेजिस्टेंस यानी मैक्सिमम वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस विल गिव यू मैक्सिमम करंट। तो हम ये कह सकते हैं कि यहां पर आपको क्या मिलेगा, दैट इज I is equal to I नॉट साइन ओमेगा टी। क्यों? क्योंकि I नॉट जो है वो बराबर होगा किसके, दैट इज E नॉट ओवर R। तो ये बात यहां पर क्लियर हो गई हमारे पास कि इक्वेशन जो है E नॉट की हमारे पास अगर हम देखें तो I इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी होगी, और करंट की इक्वेशन जो है वो हमारे पास I नॉट साइन ओमेगा टी होगी। और आप यहां पर एक चीज देख रहे होंगे कि दोनों का जो फंक्शन है वो सेम है, यानी कि ये भी साइन है और ये भी साइन है, तो दोनों का नेचर भी सेम है, एज वेल एज आप देखेंगे कि दोनों का फेज भी सेम है। मैंने बताया था कि जो साइन के साथ एंगल अटैच होता है वो फेज होता है, तो दोनों का फेज भी सेम है। तो रेजिस्टेंस के केस में अगर आपका प्योर रेजिस्टिव सर्किट है तो उसके अंदर करंट एंड वोल्टेज इसका मतलब सेम डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, या ये कह लीजिए कि उनका जो फेज डिफरेंस होता है वो 0 होता है, और फेज कितना हो जाएगा, ओमेगा टी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम ड्रॉ करेंगे इसका फेजर, ठीक है। तो अब हम यहां पर ड्रॉ करेंगे इसका, दैट इज फेजर। की फेजर हम किस तरीके से हम बना सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा देखिएगा कि किस तरीके से हम ड्रॉ करेंगे। वेरी सिंपल, हाउ यू कैन ड्रॉ अ फेजर। तो फेजर डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे कि एक, लेट्स से आपने इस तरीके से एक लाइन खींच लीजिए और इस तरीके से इसके दो पार्ट्स बना लेते हैं, ठीक है। यहां इसका ग्राफ बनाएंगे हम, और दूसरी साइड हमने, तो दिस इज योर ग्राफ, यहां पर हम ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, ओके।
तो जैसे कि मैंने बताया कि अगर मैं ऐसा कहता हूं कि फेजर का मतलब है कि सिर्फ आपको ई और आई की डायरेक्शंस बतानी है। सो वी ऑलरेडी नो दैट कि ई जो है कितने एंगल पे चल रहा है, तो ई जो है आप देखेंगे तो ई जो है वो आपका यानी कि ई नॉट विच इज मैक्सिमम, ये लाइन यहां पे मैक्सिमम हो जाती है, तो मैंने यहां पे ई नॉट ले लिया है एंड दिस विल बी इक्वल्स टू, थोड़ा सा शॉर्ट बनाया था, तो दिस विल बी इक्वल्स टू ओमेगा टी। ये किसके बराबर हो जाएगा? दैट इज इक्वल्स टू ओमेगा टी। तो एंगल कितना है इसके साथ? ओमेगा टी, तो इसलिए मैंने यहां पे क्या ड्रॉ किया है? ओमेगा टी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आई नॉट, तो आई नॉट का भी अगर हम देखें फेज तो वो भी कितना है? ओमेगा टी है। तो इसीलिए ये भी सेम ही डायरेक्शन में ड्रॉ होगा क्योंकि इसका भी फेज उतना ही आएगा और इसकी वैल्यू हो जाएगी दैट इज आई नॉट। तो इस तरीके से आप फेजर को ड्रॉ कर सकते हैं। अब आपका क्वेश्चन ये उठ सकता है कि सर आपने दो क्वेश्चन यहां पर आपके बहुत अच्छे बनते हैं कि आपका एक क्वेश्चन तो ये उठ सकता है कि सर आपने फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही क्यों ड्रॉ किया, मैं ओमेगा टी को फोर्थ क्वाड्रेंट में क्यों नहीं ड्रॉ कर सकता, क्या कर सकते हैं, ऐसा क्यों आपने ये फर्स्ट क्वाड्रेंट को ही चूज किया है? तो देखिए इसका वजह ये है क्योंकि फेजर जो है हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ओमेगा वेलोसिटी से रोटेट करता है। फेजर हमेशा एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, लाइक दिस, इस तरीके से गोल घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज। ये कभी भी क्लॉकवाइज नहीं होगा, इसकी भी मैं अभी आपको बता दूंगा क्योंकि जब मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो आपको बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा कि ये एंटी क्लॉकवाइज क्यों होता है। ठीक है, तो इसीलिए पहली बात तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज चलेगा और ओमेगा टी इज एन एंगल, तो ये एंटी क्लॉकवाइज यहां पर होना है। नाउ दूसरा क्वेश्चन आपका ये उठ सकता है कि सर आपने ई नॉट से ये छोटा क्यों बनाया आई नॉट? तो ये इसलिए छोटा बनाया है क्योंकि रेजिस्टेंस करंट को अपोज करता है। जब रेजिस्टेंस किसी भी सर्किट की, रेजिस्टेंस क्या है? इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर विच अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट, यानी करंट के फ्लो को अपोज करता है, इसलिए करंट की वैल्यू रेजिस्टेंस के केस में थोड़ा रिड्यूस हो जाती है। तो इसीलिए इसको हमने क्या करा, थोड़ा छोटा बनाया, आप इसे थोड़ा सा छोटा बना सकते हैं। ठीक है, सो यहां पर आपका फेजर डेवलप हो चुका है, फेजर बन चुका है और एग्जाम में आता है तो आपको कुछ इस तरीके का बनाना है। आगे बढ़ते हैं। नाउ अब आपको इसका ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करेंगे, आई को लेते हुए इस तरीके से आप एक लाइन डाल दीजिए। इसी तरीके से आप क्या करेंगे कि ई नॉट को इसके लिए एक लाइन डालेंगे, तो यहां से लेते हुए हमने एक यहां पे लाइन बना देते हैं। जितनी हाइट की हमने यहां लाइन बनाई है उतनी ही हाइट की हम यहां भी लाइन बना देते हैं। ठीक है, और ऐसे हम एक रेड लाइन यहां भी ड्रॉ कर देते हैं। एंड लेट्स से दिस इज योर रेड लाइन। ठीक है, तो अगर मैं सपोज मैं ये कहता हूं कि ई नॉट, तो ई नॉट के लिए अगर हम देखते हैं तो ई नॉट के लिए कुछ इस तरीके की साइन वेव है, तो साइन वेव हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट होती है, तो कुछ इस तरीके का आपकी वेव यहां पर फॉर्म होगी। ठीक है, और आप यहां लिख सकते हैं कि लेट्स से दिस इज 0, लेट्स से दिस इज t by 4 एंड यू कैन राइट t by 2 हियर, यू कैन राइट हियर 3t by 4 और यहां आप इसको t लिख सकते हैं, कुछ इस तरीके से शो कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है एंड यहां पर आप देख सकते हैं कि E एंड I दोनों ही रिप्रेजेंट होंगे। ठीक है, so this will give you E is equals to E naught sin omega t, ये हमने इसको ड्रॉ कर लिया। अब क्योंकि आप देखेंगे कि E नॉट और I नॉट एक साथ चल रहे हैं लेकिन दोनों के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस है, इसी वजह से आप देख सकते हैं कि ये जो है कुछ इस तरीके से हम अगर इसे ड्रॉ करें तो कुछ यहाँ पर ये इस तरीके से आप यहाँ पर इसे ड्रॉ कर सकते हैं और फाइनली यू कैन बी एबल टू सी दैट आप यहां पर I नॉट अगर आप देखेंगे तो I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी, कुछ इस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
तो अब आप अगर मैं यहां पर थोड़ा सा आपको रिप्रेजेंट करके दिखाऊं कि किस तरीके से, मान लीजिए कि कुछ इस तरीके से ये दो पेन आपको नजर आ रहे हैं, तो ब्लैक विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द ईएमएफ की डायरेक्शन शो करेगा एंड रेड विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द करंट। करंट को मैंने थोड़ा नीचे रखा है क्योंकि रेजिस्टेंस अपोज करता है तो उसकी वैल्यू थोड़ी कम हो जाती है। तो अगर मैं ये कहता हूं कि एंटी क्लॉकवाइज चलता है, तो अगर मैं ये मानता हूं कि लेट्स से व्हेन इट इज एट जीरो, एंगल इज जीरो, तो एंगल जीरो का मतलब है दोनों हॉरिजॉन्टल हो जाएंगे। और फिर इसके बाद जैसे जैसे एंगल बढ़ता जाएगा, देन यू विल बी एबल टू सी कि जब 90 डिग्री होगा, व्हेन इट विल बी एट 90 डिग्री, तो आप देख सकते हैं कि ई नॉट जो है वो मैक्सिमम पर हो जाएगा, तो आई नॉट भी अपने मैक्सिमम पर पहुंच चुका होगा, जैसे कि यहां पर पहुंच चुका है। आप देख सकते हैं कि T/4 पर दोनों के दोनों 90 यानी मैक्सिमम पर पहुंच चुके हैं। एग्जैक्टली इन द सेम वे जब ये धीरे धीरे करके रोटेट करेगा, तो अब ये क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। आप देख सकते हैं कि ये भी रिड्यूस हो रहा है, इट इज रिड्यूसिंग। जैसे जैसे ये घूमता जा रहा है, ये रिड्यूस होता जा रहा है, और जैसे ये नीचे पहुंचेगा तो यू विल बी एबल टू सी कि यहां पर जीरो हो चुका है। तो आप देखेंगे कि ये वाली जो पोजीशन है, ये भी एक जीरो पोजीशन है। और फिर इसके बाद ये नेगेटिव डायरेक्शन में ये कुछ इस तरीके से अनदर सेमी सर्कल पे अगर हम चलते हैं, तो ये नीचे की डायरेक्शन में इस तरीके से ग्राफ बनना शुरू हो जाता है। तो क्योंकि आप देख सकते हैं कि जीरो पर दोनों जीरो थे, T/4 पर दोनों मैक्सिमम थे, T/2 पर फिर जीरो हो गए दोनों, फिर 3T/4 पर फिर से आप देख सकते हैं दोनों अपने अपने नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम हो गए, और फिर जीरो हो जाते हैं कैपिटल टी पर। तो इसका मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे दोनों साथ साथ चल रहे हैं, क्योंकि दोनों एक साथ जीरो होते हैं और एक साथ मैक्सिमम हो जाता है। ठीक है, तो करंट और मैं अगर आप बात करें, अगर उसका कंक्लूजन क्या निकला है, तो कंक्लूजन ये निकल के आया है यहां पर कि अगर कोई भी एक प्योर रेजिस्टिव सर्किट है या रेजिस्टेंस के अंडरग्राउंड अगर हम सिंपली बात करें, तो करंट और वोल्टेज हमेशा एक साथ चलते हैं, या ये कह लीजिए कि दोनों की डायरेक्शन सेम होती है। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करेंगे फटाफट से। थैंक यू।